नमस्कार। आज हिंदी के महान कवि केदारनाथ सिंह जी की जन्मतिथि है। मैंने अपनी पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाषिक संस्कार एवं संस्कृति में उनकी रचना कब्रिस्तान में पंचायत से कुछ उद्धरण दिए हैं। उन उद्धरणों में वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सांस्कृतिक भूमिका पर काफ़ी कुछ लिखते हैं जो बड़ा ही सटीक है। वे लिखते हैं, मेरा गांव गंगा और सरयू के बीच में है, दोनों में से कोई 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर। पहले जब बाढ़ आती तो दोनों नदियां मिल जाती थी और बीच का सारा अंतराल लगभग समुद्र बन जाता था। दोनों को मिलाने वाला एक बड़ा सा नाला था जो अब भी है, पर जलकुंभियों ने उसे पूरी तरह ढक लिया है, जिसके बारे में मान्यता थी कि वह सूखे के दिनों में गंगा का संदेश सरयू तक और सरयू का गंगा तक पहुंचाता है। पर मनुष्यों की सूचना क्रांति के इस दौर में प्रकृति का सूचना तंत्र थोड़ा छिन्न भिन्न सा हो गया है। अब शक होता है कि गंगा का संदेश सरयू तक या बादलों का संदेश चींटियों तक उसी तरह पहुंच जाता होगा जैसे कभी वह ठीक समय पर निर्बाध पहुंच जाया करता था। अब धूप घड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ती और सूर्य की दिशा या नक्षत्रों को देखकर समय बताने वाली अनुभवी आंखें भी लगभग मूंद चुकी हैं। गांव अब घड़ियों से भरा हुआ है और घड़ियां बेकार युवकों की निरंतर बढ़ती संख्या के कारण लबालब समय से। जब बेकाम हाथों के पास इतना समय होगा कि काटे न कटे, तो फिर उस पूरे परिवेश में वह सब भी होगा जो नहीं होना चाहिए। इस बीच हिंसा बढ़ी है और उसी अनुपात में असुरक्षा भी। सामूहिक जीवन के धागे जर्जर हो गए हैं और चुनाव से परिवर्तन आएगा, यह स्वाधीनता आंदोलन के ज़माने के बचे खुचे लोगों का एक स्वप्न है जो कब का खंडित हो चुका है। इसका एक भयावह परिणाम यह हुआ है कि राजनीति से सामान्य जन का विश्वास उठ चुका है। किसानों के बीच बढ़ती हुई बेचैनी एक अखिल भारतीय वास्तविकता है। पुराने किसानों का कहना है कि ऐसी लाचारगी तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं थी। आज किसानों की स्थिति निराला की उस पंक्ति की तरह है जिसे एक शब्द हटाकर मैं इस तरह कहना चाहूँगा, अन्न बाजार में है, भाव नहीं, जैसे लड़ने को खड़े दांव नहीं। सच्चाई यह है कि आज भारतीय किसान वैश्वीकरण के अदृश्य पहलवान से लड़ने के लिए अखाड़े में खड़ा तो है, पर उसके पास कोई दांव नहीं है। गांवों के जीवन में पिछले कुछ वर्षों के भीतर सबसे बड़ी दुर्घटना यह घटित हुई है कि वहां प्राथमिक शिक्षा की संरचना पूरी तरह व्यर्थ हो गई है। प्राइमरी स्कूल है, अध्यापकों को काफ़ी हद तक आर्थिक सुरक्षा भी मिली हुई है, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है। इस अभाव को भरने के लिए असंख्य छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। पर विडंबना यह है कि बच्चों के अभिभावक जब कोई बेहतर विकल्प नहीं ढूंढ पाते हैं तो फिर उन अनुत्तरदायी प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजकर निश्चिंत हो जाते हैं। आज ग्रामीण युवक के निर्माण के मार्ग की यह सबसे बड़ी बाधा है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं। शुरू में प्राथमिक शिक्षा के इस विघटन के खिलाफ लोग थोड़ा मुखर हुए थे, पर धीरे धीरे भूलने की अपनी उसी पुरानी कुव्वत के चलते विघटन के उस दंश को भी भूल गए। यही अक्सर चुनाव के समय भी होता है। 5 साल तक जो गुस्सा उबलता रहता है, पर जब मतदान का समय आता है तो किसान मन उसे भी आसानी से भूल जाता है। गांव आज सड़कों के जाल और आवागमन के बढ़ते हुए साधनों के कारण फैला जरूर है और बृहत्तर दुनिया से उसके रंग रेसे भी जुड़े हुए हैं,
पर कई बार मुझे लगता है गांव का मन अभी न तो अपनी भूलने की आदत से भूल मुक्त हुआ है, न ही इस सच्चाई के साथ अपनी संगति ही बैठा सका है कि वह अपनी चौहद्दी में सिमटा अब एक निस्संग गांव नहीं है। जहां तक गांव की सांस्कृतिक बनावट का सवाल है, उसका सबसे बड़ा निर्धारक तत्व आज मीडिया है, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वाचिक परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है और गंभीर साहित्य से रिश्ता लगभग पूरी तरह टूट चुका है। प्रेमचंद और किसी हद तक मैथिली शरण गुप्त भी शायद अंतिम रचनाकार थे जो गांव की स्मृति को थोड़ा बहुत हिस्सा बन चुके थे। मेरा ख्याल है कि अब स्मृति का वह कोना भी खाली हो चुका है। गांव और आज के लेखक के बीच एक खौफनाक अंतराल आ गया है, जिसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, जो तुरंत और तात्कालिक है तथा जो निकट और स्थानीय है। गांव का मन उसका अतिक्रमण कम ही कर पाता है। आसपास जो अनेक उच्च शिक्षा के केंद्र उभर आए हैं, वे इस स्थिति के विरुद्ध हस्तक्षेप कर सकते थे, पर उनकी स्थिति और भी शोचनीय है। कोई 2 साल पहले मैं अपने क्षेत्र के एक जाने माने शिक्षा संस्थान में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। स्वागत भाषण के क्रम में वक्ता ने जनपद की सांस्कृतिक विशेषताओं की सूचना गिनाई और मैं सांस रोककर प्रतीक्षा करता रहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम कब आता है। वह अंत तक नहीं आया तो मेरी चिंता बढ़ी और मैंने वक्ता को याद दिलाया कि आचार्य द्विवेदी इसी जनपद में पैदा हुए थे और इस मिट्टी ने अब तक उनसे बेहतर कुछ नहीं पैदा किया। यह एक छोटी सी घटना थी, पर उससे जो अर्थ निकलता था उसके बारे में सोचकर मैं हिल गया। मैं अपने गांव को प्यार करता हूं, पर सोचता हूं यदि कोई उसका इतिहास लिखना चाहे तो उस खालीपन का क्या करेगा जो लोगों की स्मृति में यहाँ से वहाँ तक सपाट फैला है। यह उद्धरण वर्तमान ग्रामीण समाज की व्यथा, वहाँ के लोग, समस्या, सभी कुछ को बेहतर तरीके से रेखांकित करता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि इस रेखा चित्र के सहारे भारतीय गांवों का चित्रण कर रहे हैं। भले ही हम सभी भाषणों, लेखों, आंकड़ों, संस्मरणों में भारत को गांवों का देश के रूप में पढ़ते सुनते आ रहे हैं तथा भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन इस प्रकार के उद्धरणों से असली गांवों का अस्तित्व ही संकट में नजर आता है। ऐसी परिस्थिति में चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में